अर्थशिला के का ये जो प्रांगण है वहाँ उपस्थित सभी साथियों का बहुत स्वागत है। सभी को मेरा बहुत नमस्कार। हम सभी जो है वो संगमन 26 के लिए यहाँ शांति निकेतन के नवंबर महीने में एकत्रित हुए हैं और बहुत खुशनुमा समय है। और एक बात और जो लग रही है कि आपकी उपस्थिति से यह जो समय है और भी ज़्यादा सुंदर हो उठा है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल बसंत जी बहुत कुशल संयोजन करते हुए मंच का उन्होंने संगमन क्या है इसके बारे में बहुत सी बातें हमें बताई और बहुत सी बातें हम जानते हैं। संगमन के अनूठेपन को हम जानते हैं, इसलिए मैं इस पे बहुत विस्तार से नहीं बोलूंगी, मैं इसे छोड़ रही हूँ। लेकिन एक बात जो मैं जरूर कहना चाहती हूँ वो ये है, हम सब जानते हैं कि संगमन की जो सबसे अच्छी बात है, जो खूबसूरती है, वो इसकी अनौपचारिकता है। इसलिए मुझे पता है कि मुझे प्रियंवद जी का धन्यवाद करने का मौका अलग से नहीं मिलेगा, तो मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए एक बात कहना चाहती हूँ कि पिछले 2-3 दिन से प्रियंवद जी साथ में हैं और हम सब जानते हैं कि संगमन के मुख्य कर्ता धर्ता प्रियंवद जी हैं और किस तरीके से उनकी जो उपस्थिति है इस संगमन में वो माले में धागे की तरह है। सबको उन्होंने अदृश्य रहते हुए जिस तरीके से जोड़े रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात लगती है। 3 दिन से मैं उनके साथ हूँ और उनकी कार्य पद्धति को जैसे मैं देख पा रही हूँ, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। एक तो उनके लिखने की जो दुनिया है, उनकी जो रचनात्मकता है, वो तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित करती ही है। लेकिन किस तरह से एक इतना बड़ा मंच उन्होंने बनाया और फिर उससे एक दूरी बना। बहुत दूर से खड़े होके वो देखते हैं चीज़ों को और कहीं मंच पे आना या किसी भी तरह की लोकप्रियता से सर्वथा दूर रहते हैं। और ये बात इतनी मुझे अनुकरणीय लगी कि मुझे लगा कि मैं इस बात को ज़रूर मेंशन करूँगी। तो खैर सर, बहुत शुक्रिया, आपने शांति निकेतन को चुना है इस संगमन के लिए, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। हम संगमन के दूसरे दिन में हैं और आज यह पहला सत्र है। ये बात हम लोग जानते हैं, विषय भी हमें पता है और विषय मेरे रचनात्मकता, मेरे द्वंद, आज भी यही विषय है और कल भी यही विषय रहेगा। हमने देखा कि कल बहुत से रचनाकारों ने अपने द्वंद के मार्फत बहुत सी बातें कही हैं, हमारे सामने वो बातें आ चुकी हैं। आज भी जैसा कि यह सत्र है और यह सत्र थोड़ा लंबा है, इसमें 8 या 9 वक्ता हमारे सामने अपनी बातचीत रखने वाले हैं। इस सत्र की एक खूबसूरती ये भी है कि इस सत्र में जितेंद्र भाटिया जैसे अनुभवी रचनाकार हैं, जिनका अनुभव संसार बहुत विस्तृत है और साथ में अभी अभी युवा हुए बहुत से साथी हैं जो कुछ समय पहले से ही लिखना जिन्होंने शुरू किया है। निहाल का नाम अगर मैं लूँ तो दो छोर है, मुझे ऐसा लगता है, और उन दोनों छोरों से हमें ये समझने का मौका मिलेगा कि दो अलग तरह के अनुभव हमें जरूर इस सत्र से मिलेंगे। और स्त्री प्रतिनिधित्व के रूप में इस सत्र में उपासना जी और दिव्या विजय जी मौजूद हैं। मैं एक बार इस सत्र का जो विवरण है वो आपको आपके सामने साझा करती हूँ। इस सत्र में जितेंद्र भाटिया जी, रणजीत दास जी, उपासना जी, दिव्या विजय जी, निहाल परासर जी, कैफी हाशमी जी, राहुल सिंह जी, आलोक रंजन जी और रविंद्र आरोही जी, ये साथी जो है अपनी बात जो है हमारे सामने अपने द्वंद को बताएंगे। चंदन जी ने कहा कि मैंने बहुत तैयारी की है, मैंने सोचा था कि इतना अच्छा सुंदर प्रोग्राम है तो मैं भी कुछ बोलूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे बहुत अ, बोलने के लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी मैं एक बात ये सोच रही थी कि रचनाकार इतने आए हैं, बड़े बड़े रचनाकार हैं, विनय जी बैठे हैं बहुत, तो सबने अपनी बात कही, तो रचना करते वक्त जो द्वंद होता है उससे अलग बतौर पाठक या बतौर आलोचक भी बहुत से द्वंद से हम गुजरते हैं कि किसी टेक्स्ट का पाठ हम कैसे करें। ये बात भी बहुत बार जो है हमें परेशान करती है। जैसे अगर हम शॉर्ट में अगर मैं कहूँ
कि कई बार ऐसा मतलब दबाव होता है कि कोई रचना जो है ना कुछ और सोच के लिखी गई है, लेकिन पता चलता है कि अ, हो सकता है कि वो प्रेरणादायी रचना सोच के नहीं लिखी गई है, लेकिन दूसरी बात सोच के लिखी गई है, लेकिन बहुत लोग उसको पढ़ते हुए जो है वो उनको प्रेरणा मिलती है। बहुत से दूसरे प्रसंग जो होते हैं वो भी उनको प्रेरणा की तरह काम आते हैं। एक और बात जो मुझे बार-बार परेशान करती है कि कई बार जो है कि ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसी वर्चस्ववादी शक्तियाँ भी सक्रिय हैं साहित्य में, जिसकी वजह से किसी रचना का कंप्रोमाइज़्ड पाठ करना पड़ता है। और कई बार उसके बरक्स व्यक्तिगत पाठ जो है, क्योंकि कोई भी रचना हर पाठक से गुजरते हुए वो अलग हो जाती है। हम किसी रचना को पढ़ते हुए बिल्कुल एक नया पाठ अपने मन में रच रहे होते हैं। तो मेरे अंदर ये बहुत द्वंद आता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम धूमिल की चर्चा करें या तुलसीदास की कोई पंक्ति की बात करें, कहा मैंने कि जिसकी भी पूछ उठाया मादा पाया। तो अगर हम कहेंगे कि इसमें स्त्री को कमज़ोर समझा जा रहा है या इस तरह की का नज़रिया है, तो सामने से ज़रूर इस तरह की बात आएगी कि धूमिल ने सिर्फ़ क्या यही लिखा है? तुलसी ने सिर्फ़ क्या यही लिखा है? उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत बड़ा उनका संसार है, हम उसको क्यों ना देखें? तो ये बात बहुत चकित करती है कि आप जानते हुए कि ये कमज़ोर पक्ष है, फिर भी आप उसको छोड़ के और जो है दूसरी चीज़ें देखने के लिए बाध्य करते हैं। तो इस तरह का एक दबाव ज़रूर मैं महसूस करती हूँ। तो मुझे लगता है कि कंप्रोमाइज़्ड पार्ट के बरक्स जो है, व्यक्तिगत पार्ट जो है, वो कैसा है? और बहुत सी चीज़ें हैं, मैं बहुत अब समय नहीं लूँगी और बहुत ज़्यादा आदर के साथ मैं जितेंद्र भाटिया जी, जो बहुत प्रख्यात साहित्यकार हैं, जिनके कहानी संग्रह हैं रक्तजीवी, शहादतनामा, सिद्धार्थ का लौटना, अगले अंधेरे तक और बहुत सी किताबें हैं। मैं बहुत विस्तार में बात नहीं करते हुए बहुत आदर के साथ जितेंद्र भाटिया जी को अपने वक्तव्य के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तो दोस्तों, इस 26वें संगमन में शामिल होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी इसलिए भी क्योंकि शायद पहली बार संगमन अपने नाम को पूरी तरह समेट कर आपके सामने आ रहा है। कल हम लोगों ने के.एस. राधाकृष्णन जी को सुना, मूर्तिकार हैं जो, उन्होंने राम किंकर के साथ क्या हुआ, उनकी मूर्तियों के साथ क्या हुआ, उसके बारे में बताया हमें। बहुत दर्दनाक किस्सा था। उसके बाद उन्होंने एक तस्वीर दिखाई, एक मूर्ति दिखाई जिसमें स्त्री तीर भी थी और कमान भी थी। और इसके तुरंत बाद अलका जी ने जो स्त्री के बारे में कहा कि कैसे हम अपने समाज में स्त्री को लगातार एक तरफ छोड़ देते हैं, तो वो बात उससे कहीं जुड़ती थी। इसके बाद अविनाश मिश्र, उन्होंने एक जो तस्वीर हमारे सामने खींची, वो बहुत घबरा देने वाली तस्वीर थी कि क्या हम कैसे समाज में जी रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ। और वो लगातार उसमें ये कहते हैं कि ऐसे समय में मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ और मैं ऐसे समय में लिख रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद विमल चंद्र पांडे जी ने सिनेमा को समेटा, सिनेमा के बारे में कहा कि मैं बहुत सारा कूड़ा कचरा भी देखता हूँ और बहुत महत्वपूर्ण सिनेमा भी देखता हूँ। तो दोस्तों, सिनेमा का जो दृश्य है वो आज साहित्य जितना ही परेशान कर देने वाला है, उतना ही दुखद है। एक तरफ आप बहुत सारा प्रायोजित सिनेमा देख रहे हैं,
बहुत सारा प्रायोजित सिनेमा आपकी तरफ फेंका जा रहा है, जिसमें एक खास तरह की सोच, एक खास तरह की बुद्धि और एक समाज के एक हिस्से को काट देने का जो सायास प्रयास चल रहा है, वो सिनेमा में देख रहे हैं। दूसरी तरफ मेरे एक सिनेमाकार मित्र ने मुझे बताया कि आप भूल जाइए, आप अपनी मर्जी का सिनेमा जो किसी भी अर्थ में सरकार के विरुद्ध जाता हो, वो नहीं आप दिखा नहीं सकते। और लोगों ने ये मान लिया है कि जो सेंसर बोर्ड है वो उसकी इजाजत नहीं देगा। तो अविनाश जी की बात पर लौटते हुए मैं कहूँगा कि इसके बावजूद सिनेमा बनाया जा रहा है, विरोध का सिनेमा सामने आ रहा है। अभी पीछे प्रियंबा जी जयपुर में थे, हमने एक फिल्म देखी साथ में जिसका नाम था संतोष। संतोष फिल्म जो है उसकी फिल्मकार थी वो यूके की हैं, संध्या सूरी। और उनको जब फिल्म को सेंसर के लिए पेश दिया गया तो उन्होंने कहा फला 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 ये सारी चीज़ें काट दीजिए उसमें से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है, और उन्होंने उस फिल्म को वापस ले लिया। और वो फिल्म हिंदुस्तान में नहीं दिखाई गई क्योंकि उसमें मुसलमानों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है उसके बहुत सटीक उसमें दृश्य थे, जो उसने काटने से इनकार कर दिया। तो इसके बावजूद इस तरह का सिनेमा रचा जा रहा है। इसी के समानांतर मुझे याद आता है, अभी हाल की एक फिल्म है जिसका नाम है पठान सिस्टर्स। पठान सिस्टर्स रिलीज नहीं हुई है और यहाँ पर रिलीज हो भी नहीं सकती है, क्योंकि वो फिल्म जो है वो एक फ्रांस की महिला ने बनाई है, एलियानोर ने, और वो है गुलबर्गा कांड के बारे में। गुलबर्गा कांड में एक परिवार पूरा नष्ट हो गया था। उसकी 2 छोटी बच्चियां जो उस वक्त 2-4 साल की 5 साल की रही होंगी, उनका 2023 में वो कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, इस पर उन्होंने फिल्म बनाई। और हमारा सौभाग्य था कि वो फिल्म हमने देखी बम्बई में, मेरे यहाँ ही हम लोगों ने देखी, क्योंकि वो रिलीज़ होने की उसकी कोई संभावना नहीं है। और उसके बाद वो एलियनोर हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने कहा कि इस फिल्म को प्रचारित मत कीजिए। हमारी जो बातचीत थी उन सब से बहुत से लेखकों ने बातचीत की उनसे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको आप फेसबुक पे या कहीं भी इसको यूट्यूब में न डालें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इन दोनों बच्चियों को कोई नुकसान पहुंचे। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल मत दिखाइए। और बहुत सटीक बातचीत उन्होंने की और उन्होंने बताया कि किस तरह के खतरे हमारे समाज में आज हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि इस तरह की फिल्म आज भी बन रही है और कुछ लोगों तक पहुंच रही है, सब लोगों तक नहीं पहुंच रही हो। इसके बाद कल शाम को हमने संगीत सुना, उसमें हरिणा समझ बूझ वन चरना, यानी हे हरिण बहुत सोच समझकर इस जंगल में तुम चरना। तो जो खतरे हैं जंगल के उसको रेखांकित करता है कबीर, और कुमार गंधर्व का वो गायन था। इसके बाद आज शाम को हम लोग बाउल सुनेंगे। बाउल क्या है? सहज धर्म का उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। और उसमें कहा जाता है कि धर्म जो है, ईश्वर जो है, वो ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर हमारे भीतर है। तो ये सहज धर्म जो है, इससे जन्मा है बाउल, और इस बाउल को हम सुनेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि इन सारी विधाओं को पहली बार, प्रेमवत जी मेरे सामने मुस्करा रहे हैं, लेकिन पहली बार हमने एक साथ समेटा है। और संगमन का मतलब यही है, यही मतलब है संगमन का। मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर कि हम इन सारी चीजों को साथ समेट रहे हैं। तो दोस्तों, कल एक बहुत सारी चीजें, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मैं बहुत सारी चीजें कहना चाहता था, लेकिन हमारे नौजवान लेखक जो थे उनमें से अधिकांश ने किसी न किसी रूप में वो बातें कह दी। तो उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक सवाल जो बार बार उठता रहा, वो सवाल ये था कि मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ इस मुश्किल समय में, इस मुश्किल समाज में मैं क्यों लिख रहा हूँ। कई लोग, बड़े बड़े लेखक, जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो जितने ऊंचे हैं अपने कद से कुछ और ऊंचे हो जाते हैं, और वो समाज की बात करते हैं, समाज के परिवर्तन की बात करते हैं, और किस तरह से उनका लेखन उस सारी चीज से जुड़ता है इसकी बातचीत करते हैं। मुझे यह, इसमें, इस सारे कथन में कहीं एक धांधली दिखाई देती है। सही नहीं है, सही नहीं है। अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं क्यों लिखता हूं, तो पहला उसका उत्तर यही है कि मैं अपने लिए लिखता हूं, अपने से निजात पाने के लिए मैं लिखता हूं। और उसके बाद अगर मेरी बात किसी दूसरे तक पहुंचती है, दूसरे लोगों तक पहुंचती है, तो बहुत अच्छी बात है। हवाई जहाज में जब आप सफर करते हैं तो वहां पर एक साइन लिखा रहता है कि आप, अगर कोई आपदा आए तो उस आपदा में सबसे पहले आप अपनी सीट बेल्ट बांधिए, उसके बाद दूसरों की मदद कीजिए। तो इसी तरह आप जब लिखते हैं तो सबसे पहले आप अपने लिए लिखते हैं, और वही 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 तरीका है। क्योंकि सारा समाज जनक जो जितना समाज परक लेखन है, और वो जितना वैचारिक संवाद करता है, उसके बावजूद लेखक का एक निजी अकेलापन होता है जिसमें वो रचनारत होता है। और यह रचनारत होने की यह जो प्रक्रिया जो है, यह महत्वाकांक्षा के विपरीत जाती है, विपरीत जाती है। और इसके बहुत कम उदाहरण आपको हिंदी में मिलेंगे। मेरे ख्याल से भीष्म साहनी या कुछ हद तक निर्मल वर्मा आपको दिखाई देंगे, जो इस महत्वाकांक्षा से पीड़ित लेखक नहीं थे। लेकिन आज का लेखक जो है, बहुत जल्दी, तुरंत फुरत, इंस्टेंट, जैसे कॉफी होती है, इंस्टेंट नूडल होते हैं, उस तरह वो आसमान तक पहुंच जाना चाहता है। और इसकी वजह से वो बहुत बाजार परख हो गया है, बहुत ज्यादा बाजार परख हो गया है। और तमाम आप देखेंगे फेसबुक पे, ट्विटर में, तमाम जो साधन है दूसरे, तो उसमें उसकी जो आकांक्षा है वो 1,000 या 2,000 या 2 लाख वो लाल रंग के लाइक्स या हृदय, उस पर सीमित रह गई है। और ये जो माध्यम है, और इससे आगे अब AI भी आ रहा है, ये सारे के सारे माध्यम जो हैं हमारी मौलिकता, हमारी रचनात्मकता को नष्ट करते हैं किसी न किसी रूप में, इसमें कोई शक नहीं है। और ये और ज्यादा नष्ट करेंगे आने वाले दिनों में, यह भी बिल्कुल तय है। दोस्तों, मैं अपनी उम्र के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ पर दिन में 5-6 बार मुझे याद नहीं रहता कि मैंने अपना चश्मा कहाँ पे रखा है। और कई बार मुझे अपना मोबाइल फ़ोन ढूंढने के लिए अपनी बेटी को कहना पड़ता है कि उसे बजाओ भाई, कहीं घंटी सुनाई दे तो मुझे पता चले कि मैंने अपना मोबाइल फ़ोन कहाँ रखा है। तो याददाश्त वक्त के साथ कमज़ोर होती चली जाती है।
हमें याद नहीं रहता, आम तौर की चीज़ें याद नहीं रहती। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है कि हमारी स्मृतियां जो हैं, वो हमारी स्मृतियां बहुत बहुत उर्वर हो उठती हैं, बहुत तेज हो उठती हैं। हमें तमाम वो सारी चीज़ें याद आती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। मुझे अपनी दादी का बंटवारा याद आता है। बंटवारे की स्थितियां जो उनसे मैंने सुनी वो मुझे याद आती हैं। तो ये सारी स्मृतियां अचानक मुझे याद आती हैं, बहुत बार बार याद आती हैं। तो इसमें कुंडेरा और कैल्विनो, इवान क्लीमा वगैरह कई लेखक ये कहते हैं कि अवचेतन में अपनी उन स्मृतियों को याद करते हुए कहीं हम अपनी अवश्यम भावी मृत्यु से लड़ रहे होते हैं, हम अपनी मृत्यु से लड़ रहे होते हैं। और इसके विपरीत ये भी सच है कि जो आदमी याद नहीं रखता, जिसके पास स्मृतियां नहीं होती, वो मृत्यु का पहला लक्षण है। आज के समाज के साथ दिक्कत बहुत बड़ी ये है कि हम अपने इतिहास को नहीं देखना चाहते, हम अपनी स्मृतियों का इस्तेमाल करना नहीं जानते। और ये बहुत ही विलक्षण स्थिति है। एक फिल्म, पता नहीं आप लोगों ने देखी या नहीं देखी, उसका नाम था, अभी हाल की फिल्म है एक, जिसकी नायिका को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला फिल्म फेयर का। उस फिल्म का नाम था थ्री ऑफ अस। उसमें जो उसकी नायिका थी उसको डिमेंशिया है और वो प्रारंभिक स्थिति में है, और वो उसको मालूम है कि वो सब कुछ भूल जाएगी, सब कुछ भूल जाएगी। तो वो अपने अतीत में जाना चाहती है, अपने गांव में जाना चाहती है, उन लोगों से मिलना चाहती है ताकि किसी तरह उसको डॉक्यूमेंट कर सके, कहीं उसको कर सके और वो जी सके उसको। तो स्मृतियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। और कजान्स्की जो जोरबादी ग्रीक के जो बड़े यशस्वी लेखक हैं, उनका कहना है, एक महत्वपूर्ण कहना है, कि मृत्यु से हर चीज समाप्त नहीं होती, मृत्यु से हर चीज समाप्त नहीं होती, और विशेष रूप से लेखक के लिए तो किसी भी हालत में समाप्त नहीं होती। और वो कहते हैं आगे कि मैं चाहता हूं कि अपने पूर्वजों के बारे में लिखूं, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में लिखूं, अपने बारे में लिखूं, और यम जब मेरे पास आए तो उसको एक सूखे हड्डियों के पिंजर के अलावा उसको ले जाने के लिए और कुछ न मिले, ये काजांस्की कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा काम है अपने जीवन को रांधता हूं मैं अपने जीवन को, ताकि उसमें से वो स्मृतियां निकाल सकूं जो मेरे जीवन का हिस्सा है। ये काजांस्की का कहना है। तो दोस्तों, फिर से हम इस बात पर आते हैं कि हम क्यों लिखते हैं। अगर उसके डिटेलिंग में जाएं तो डिटेलिंग यानी अंतःसंबंध जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम उपन्यास लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं, तो उसमें डिटेल्स जो हैं, किसी शहर के बारे में लिखते हैं, किसी जगह के बारे में लिखते हैं, तो उसकी डिटेलिंग जो है वो हमारे लिखे हुए का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। लेकिन इसके साथ ही पर्सपेक्टिव, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, परिदृश्य जो है, वो परिदृश्य भी शामिल करना उसमें बहुत ज़रूरी होता है। उदाहरण मैं आपको दूं, अगर आप एक माइक्रोस्कोप से देखेंगे किसी चीज को, तो माइक्रोस्कोप के तले आपको एक एक छोटा से छोटा कण जो है और दूसरा कण जो है, उनके बीच के जो संबंध है, वो सारे के सारे आपको समझ में आ जाएंगे, सब आप देख सकेंगे। लेकिन उस माइक्रोस्कोप में जो कुछ दिखाई दे रहा है, उससे बाहर क्या है,
वो आपको माइक्रोस्कोप नहीं दिखा सकता। तो इसका मतलब है कि हमें ये दोनों चीज चाहिए, अंग्रेजी में जिसे हम कहें डिटेलिंग और पर्सपेक्टिव, यानी अंतर्संबंध और परिदृश्य। ये दोनों मेरे ख्याल से रचना के बहुत महत्वपूर्ण दो अंक हैं। और इसमें तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण अंश है स्मृति का, जिसका मैंने जिक्र किया। स्मृति जो है वो लेखक का सबसे बेशकीमती सामान होती है। और मैं इसके संबंध में मुझे हमेशा उस बड़े वटवृक्ष की याद आती है जिसके तले विक्रम और वैताल की कहानी रची गई थी। विक्रम वैताल की कहानी क्या है कि लाश रखी हुई है एक डाल पर, और राजा जो है वो ऊपर चढ़ता है और उसको लाश को नीचे उतारता है, और वैताल कहता है कि इसमें से एक नई कहानी निकालो, और अगर आपने नई कहानी नहीं निकाली तो आपका सिर 1000 टुकड़ों में बट जाएगा, आपकी मृत्यु निश्चित है। और वो राजा हर बार उसमें से एक नई कहानी रचता है। तो मैं समझता हूं कि स्मृति इतनी ही महत्वपूर्ण है एक लेखक के लिए। ये कहानी उसका बहुत सटीक उदाहरण देती है कि हमारी स्मृति से हम हर बार उन पुरानी स्मृतियों से, उन्हीं पुरानी यादों से, उनको याद करते हुए 78-80 साल की उम्र में उन्हें याद करते हुए उनमें से एक नया अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। और जो रूस के महत्वपूर्ण लेखक हैं मेंडल साहब कहते हैं कि स्मृति जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और जो याद रखता है उसे हम आविष्कारक कह सकते हैं। वो आविष्कार करता है, अपनी स्मृति से अपने सृजन को तैयार करता है, उसमें से नई चीजें निकालता है। तो वो कहते हैं कि दो महत्वपूर्ण चीजें जो हैं, एक स्मृति और दूसरा गवेषण। उसको समझने की शक्ति, हमारा इतिहास, हमारे जवाहरलाल नेहरू वो क्या कर रहे थे, क्या था उनका, उसका अर्थ क्या था, यानी हम कहते हैं हमारे अनुभव का, हमारे इतिहास का, उसका अर्थ क्या है। बहुत सारा लिखित इतिहास है और बहुत सारा हमारे जीवन का मौखिक इतिहास होता है जो हमारे साथ चलता है। मौखिक इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण है। मेरा मौखिक इतिहास मेरी दादी है। मेरी दादी जो बंटवारे के बारे में बताती थी, वहाँ के लोग कैसे थे, उन लोगों के आपस में संबंध कैसे थे, कैसे वो जीती थी, कैसे पड़ोस में वो देखती थी, और कैसे मुसलमानों के बीच में रहती थी वो, और कैसे उनके संबंध थे। एक पंजाबी लेखक हैं, उनकी एक नज्म है उर्दू की, अगर आपने न पढ़ी हो तो ज़रूर पढ़ी है, मैं गुजरांवाला छोड़ आया। वो आप नेट में देखिएगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत खूबसूरत नज्म है वो। तो इतिहास के साथ महत्वपूर्ण यह है कि उस इतिहास को कौन लिख रहा है। जो लिख रहा है उस इतिहास को, वो अपने अर्थ से, अपने मतलब से उसको इंटरप्रेट करता है। इवान क्लीमा जो चेकोस्लोवाकिया के बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं, उन्होंने बहुत मुश्किल समय गुजारा चेकोस्लोवाकिया में, जब वहाँ पे पाबंदियाँ थी, बहुत सारी पाबंदियाँ थी, और उनके बीच में उन्होंने उसमें लिख रहे थे वो। और वो स्थितियाँ जो हैं वो हमारे आज के जीवन से बहुत अलग स्थितियाँ नहीं हैं। तो वो कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि वहाँ जब हर व्यक्ति विस्मृति के अंधेरे में डूबा लगता था, तब उस उलझन और संभ्रम से निजात पाने के लिए लिखना जरूरी हो जाता था। उस मौत को चुनौती देने के लिए
जो अनेकानेक चेहरों में आती थी और जिसके स्पर्श मात्र से सच्चाई, मानव नियति और प्रतिरोध की शक्तियां टूटती दिखाई देने लगती थी। इसके बीच में वो कहते हैं कि मैं लिखता था और हम जी रहे थे वास्तविकता की उस स्मृति को जिंदा रखने के लिए जो हर क्षण हम पर थोपी जाती थी और जिस आरोपित विस्थिति की दलदल में हमें सच जो है वो फंसता नजर आता था हमेशा। अब आप सोच सकते हैं कि ये सारी पंक्तियां जो हैं हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है। इसके साथ आप इसके बरक्स रखिए मिलान कुंडेरा का वक्तव्य। वो कहते हैं, देशों को नष्ट करने के लिए पहले उनकी स्मृति को लूट लिया जाता है। उनकी किताबों के साथ उनके ज्ञान और उनके इतिहास को नष्ट कर दिया जाता है और फिर कोई नया इतिहास लिखता है, नए ज्ञान की सीख देता है और एक भिन्न इतिहास का आविष्कार करता है। और वो कहते हैं आगे, और जो कुछ देशों के साथ होता है वही लोगों के साथ, हम सब के साथ घटित होता है। तो दरअसल दोस्तों, अपनी स्मृति को खोकर या उसे खो चुकने के बाद हम अपने आप को भी खो देते हैं। भूलना दरअसल मृत्यु का ही लक्षण है, चाहे वो नेहरू हो, चाहे गाजा हो या गुलबर्गा जिसका मैंने जिक्र किया वो गुलबर्गा हो। उसे हमें याद करना होगा, उसका अर्थ निकालना होगा। जो आज की जो रचना इस मृत्यु की स्मृति या विस्मृति को लांघ कर हमारे पास आती है, उसे ही शायद हम कालजयी रचना कह सकते हैं। क्लिमा के शब्दों में, एक सच्ची साहित्यिक कलात्मक रचना एक सर्जक की पुरस्कार चीख बनकर हमारे सामने आती है। एक ऐसी यादगार चीख जो सर्जक, उसके पूर्वजों, उसके समकालीन और उसकी बोलचाल की भाषा पर मंडरा रहे विस्मृति के बादलों के प्रतिरोध में लेखक के गले से फूटती है। और विस्मृति के खिलाफ रची जाने वाली ऐसी कृति ही अंततः मृत्यु या नश्वरता को चुनौती देने की क्षमता रखती है। बहुत बहुत हाँ जरूर। अगर स्मृति का इतना महत्व है जो मैं भी मानता हूँ, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि जो 20 साल का लड़का लिख रहा है उसका स्मृति जगत इतना है और जो 80 साल का लिख रहा है उसका स्मृति जगत इतना है। हाँ। तो युवा लेखक के पास स्मृति के नाम पर तो पूंजी नहीं होती, वो क्या करें, वो क्या? लेकिन हाँ, वो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल हर नए लेखक के लिए है। हम अपने इतिहास को नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते नहीं है इतिहास को, अपने जीवन को हम अपने जीवन को खंगाल कर देखें और हमारे अपने से पहले के जीवन को देखें। बड़े लेखकों को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है? क्यों हम गोरकी की ओर लौटते हैं? क्यों तमाम दूसरे लेखकों की ओर लौटते हैं? तो मेरा कहना है कि आज का लेखक जो है वो शॉर्टकट की जिंदगी जीने लगा है। वो याद नहीं रखता और वो अपने इतिहास के प्रति जागरूक नहीं है, वो लौटता नहीं है, वो पढ़ता कम है, बोलता ज़्यादा है, लिखता ज़्यादा है और इंटरनेट पे अपना ज़्यादा समय गुजारता है। लेकिन रचनात्मकता जो है उसके लिए उसके पास समय नहीं है उन लेखकों तक जाने का जो उसके अतीत में लिख गए हैं, बहुत कुछ लिख गए हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपने बेहद ज़रूरी बातें कही हैं और जिस तरह से कल के सत्र का आपने संक्षेपण किया उससे ये प्रतीत हो रहा था कि कल के दिन की रात हुई नहीं, हम वही लगातार बैठे हुए हैं। बहुत ज़रूरी बात, हम क्यों लिखते हैं, लेखन के लिए ज़रूरी क्या है, इस मुद्दे को आपने बहुत शिद्दत के साथ उठाया, जिसमें आपने गवेषणा और स्मृति के महत्व को बताया कि कैसे हम अपने लेखन में रोशनी की तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
आपने बताया कि किस तरीके से जो युवा साथी अभी लिख रहे हैं उनके जीवन में क्या क्या चुनौतियां दरपेश होंगी और उन्हें कैसे बचना है। इसमें आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि लोकप्रियता का जो नशा है या लोकप्रियता की जो चाह है वो कई बार हमारी मौलिकता से हमें दूर कर देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ऐसे समय में जब हम पूरी जो वर्चस्ववादी शक्तियां हैं, सत्ताएं हैं, ये इसी कोशिश में लगी हैं कि कैसे हम स्मृतिहीन हो जाए। हमारी स्मृति में कोई कुछ टिके ही नहीं, ना कोई घोटाले टिके, ना कोई अन्याय टिके, ना कोई शोषण टिके, जिससे हम सवाल कैसे उठाएंगे? सवाल ही नहीं उठा। ऐसे में स्मृतियां बहुत महत्वपूर्ण हो उठती हैं। सर ने बहुत जरूरी बात कही कि जब याददाश्त कमजोर हो रहा होता है उस समय जो स्मृतियों की चमक है ना वो तेज होती जाती है। और एक बात जो मुझे और बहुत महत्वपूर्ण लगी वो ये कि किस तरीके से रचनाकार के लिए मृत्यु जो है वो किसी बाधा का सबब नहीं है बल्कि एक नया जीवन उसको देती है। मुझे अशफाक का वो शेर बार बार याद आ रहा था, तुझको जिंदगी बाद फना मिलेगी अशफाक, तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, हम बहुत समृद्ध हुए हैं आपके इस वक्तव्य से।